एक और नया कोर्स लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का होगा, जिसमें टॉप 200 प्रश्नों को मैं लेके आ रहा हूँ, जो कि आपके अपकमिंग रेलवे एग्जामिनेशन, अगर हम बात करें आरआरबी जेई की, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं और अदर जो रेलवे एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन लगे, क्योंकि केमिस्ट्री के साइंस के पोर्शन से हमको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें केमिस्ट्री से भी तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन राउंड में आता है। तो देखिए पूरा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं 200 एमसीक्यू में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। जो देखिए इसका भाग 1 है, इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा सबसे पहला वाला क्या है, यहाँ देखिए क्या है, बेरिलियम सल्फेट इज लेस जो कि सॉल्यूट इन वाटर ड्यू टू। बेरियम सल्फेट को पानी में कम घुलनशील किसके कारण से यहाँ पे होता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, देखिए क्यों होता है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी, उच्च जालक ऊर्जा के कारण यहाँ पे ये होता है। रीजन इसका क्या है, उच्च जालक ऊर्जा, हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी। बेरियम सल्फेट देखिए कहते एक तरीके से श्वेत क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, जिसे एक्सरे निदान में देखिए बेरियम मील के रूप में अस्पताल में काम लाते हैं। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट जो होता है पानी में कम घुलनशील होता है, क्योंकि वो उच्च जालक ऊर्जा के कारण यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे देखिए अगला हमारा क्या है। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, What is the name of the system which use जो कि रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड ऑफ मटेरियल ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड। वह प्रणाली क्या होती है जो कि प्रागैतिहासिक पदार्थ का काल निर्धारण करने के लिए जो कि विद्यमानभिकता का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मतलब किस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन देखिए क्या है, रेडियम काल निर्धारण, यूरेनियम काल निर्धारण, यहाँ पे कार्बन डेटिंग जो होता है, यहाँ पे ड्यूटेरियम डेटिंग होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा वाला सही है यहाँ पे, कार्बन डेटिंग। जी हाँ, किसी रेडियो सक्रिय जो कि समस्थानिक की मात्रा का किसी पत्थर के नमूने, कास्ट या फिर जव अवशेष को मापने के लिए उसके आयु का निर्धारण जो होता है वो देखिए रेडियो आइसोटोप डोपिंग डेटिंग कहलाता है। कार्बन जो डेटिंग है यहाँ पे, कार्बन काल निर्धारण, इसका देखिए एक उदाहरण होता है। कार्बन डेटिंग द्वारा देखिए जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों आदि आयु का आकलन किया जाता है कि वो कितना वर्ष पुराना है, इन सभी चीजों का। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट, निम्नलिखित में से वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपको बताना है। देखिए कौन सा है, नाइलॉन है, केन शुगर है, टर्पेंटाइन है, यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, यहाँ पे क्या होगा। तो राइट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला सही होगा, केन शुगर। यहाँ पे हमको क्या कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो केन शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है कि इंस्टेंट ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, और देखिए ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, अगर कभी भी आप इसके मतलब आपसे फार्मूला कभी भी पूछेगा आधारभूत सूत्र फिक्स करने के लिए, तो CH2O फिर हमारा पूरा कोष्टक लगा यहाँ पे N, उसका यहाँ पे हम उस हिसाब से उसको आंसर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, जो कि ऑल द फोरम क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज एन एटम और नॉट द सेम, इट इज द लॉ ऑफ। परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर जो कि सर्वसम नहीं होते हैं, यह है, ये किसका नियम है आपको ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, हुंड का नियम है, यहाँ पे पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है यहाँ पे। ठीक है, जो कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेंसी प्रिंसिपल है यहाँ पे, अवोगाद्रो का नियम है, क्या है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए जो कि सेकंड वाला होगा, पाउली का ये एक्सक्लूजन का नियम है। ठीक है, पाउली का जिसको बोलते हैं अपवर्जन का सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों जो क्वांटम संख्याएं होती है वो सदृश नहीं होती है वहाँ पे। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट अंडर द प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदुपयोगी में दाब में मौजूद होती है। जो ड्रिंक होते हैं यहाँ पे, जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वहाँ पे कौन से यहाँ पे गैसेज होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सा होता है यहाँ पे, देखिए राइट आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा वाला हमारा सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वायुमंडल में पाई जाने वाली, अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि गैसों में CO2 की मात्रा तकरीबन 0, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछता है, 0.03% होता है वायुमंडल में CO2 की मात्रा। देखिए कितनी है, 0.03%। जो सोडा वाटर में है यहाँ पे अधिक दाब पर CO2 गैस घुल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे जो कि शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनके बोतलों में, जो कोल्ड ड्रिंक्स के बोतलों में उच्च दाब पर CO2 गैस भरी जाती है, तो ये याद रखेंगे। और वायुमंडल में
0.03% हमारा CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठवां, द एलिमेंट विच कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फॉर प्रोडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिजन इज, नाभिकीय विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में समानांतर प्रयोग किए जाने वाला तत्व को क्या कहते हैं यहाँ पे? तो रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ड्यूटेरियम क्या कहते हैं भाई यहाँ पे? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो कि थर्ड यहाँ पे होगा, देखिए यूरेनियम। जी हाँ, जो कि एक तरीके से कहें बिजली उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम, प्लूटोनियम या फिर प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि कैडमियम छड़ का उपयोग नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सातवां, मिल्क इज कोलाइडी सिस्टम ऑफ विच इन विच, दुग्ध एक ऐसी कोलाइडी तंत्र है जिसमें क्या होता है, जिसमें दूध में देखिए पानी और वसा परिपेक्षित होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और वसा और पानी परिपेक्षित किए जाते हैं, वसा और पानी एक दूसरे से परिपेक्षित होते हैं, फिर वसा घुल जाती है। ठीक है, फैट इज डिसॉल्व। तो राइट आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा सही है, जो कि फैट स्प्रेडेड इन वाटर, वसा को पानी में परिपेक्षित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे। देखिए कोलाइडी विलयन में देखिए विलय पदार्थ की मतलब पदार्थ की तरह घटक या फिर जो परीक्षण कण होते हैं कोलाइडी के रूप में ही रहता है। इसके देखिए डिस्प्रेस फेज कहते हैं। जैसे दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा जो कि इमल्सन को पानी में परिपेक्षित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा वाला हमारे यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आठवां, गैल्वेनाइजेशन क्या है यहाँ पे, जो कि यसन लेपन क्या होता है यहाँ पे? देखिए लोहे पर जस्ता चढ़ाना। ठीक है, डिपोजिशन जिंक ऑन आयरन, डिपोजिशन टिन ऑन आयरन, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन या फिर डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑन आयरन, लोहे पर तांबा चढ़ाना। तो यहाँ पे क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से? अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, लोहे पर जस्ता चढ़ाना। लोहे पर जो गलीज जस्ता डुबो, मतलब एक तरीके से लोहे को देखिए गलीज जस्ता में डुबो देने से लोहे पर जस्ते की परत चढ़ जाती है, जो एकदम लिक्विड फॉर्म में जस्ते होते हैं। इसको एक तरीके से जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो जस्ते होते हैं वो लोहे की परत को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। इससे क्या होता है कि लोहे पे कभी भी जंग नहीं लगता है। तो जंग से बचाने के लिए इस तरह का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, जिसको जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। अगला देखते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स एटॉमिक मास इज 12, हाउ मेनी आर द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। कार्बन का परमाणु देखिए जो कि क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? प्रोटॉन होंगे यहाँ पे 6, 12, 18 और 0। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 6 होगा, यहाँ मतलब पहला वाला होगा 6। ठीक है, देखिए मैं आपको अगर यहाँ पे बता दूं सभी परमाणु संख्या क्या होता है? Z। ठीक है, Z बराबर हमारा क्या होता है? प्रोटॉन P, और इसी के बराबर हमारा होता है इलेक्ट्रॉन E, याद रखेंगे। ठीक है, तो अब परमाणु भार बराबर क्या होता है? जो हमारा भार होता है परमाणु भार बराबर हमारा क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या और यहाँ पे जो कि प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या मतलब N। तो ठीक है, अब परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से न्यूट्रॉन को माइनस कर देंगे। जब प्रोटॉन को निकालना है ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो परमाणु भार कितना दिया है? 12 माइनस 6 करेंगे इक्वल टू हमको 6 निकल के आएगा। और देखिए हमारा 6 ही यहाँ पे राइट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं इस लेसन का, हु डेवलप द एटम बम। ठीक है, यहाँ पे एटम बम का आविष्कार किसने किया था आपको ये बताना है। तो भाई परमाणु बम का विकास किसने किया था? ठीक है, याद रखेंगे, ऑटो हॉर्न नहीं है यहाँ पे आंसर। ठीक है, विकास के बारे में बात हो रहा है। खोजा तो आविष्कार किया गया था तो ऑटो हॉर्न के द्वारा। तो विकास की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर दूसरा है, जे रॉबर्ट ऑम्पेन हीमर, याद रखेंगे, जे रॉबर्ट ऑम्पेन हीमर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा यहाँ पे। इन्होंने देखिए इन्हीं के द्वारा जो कि इसका विकास किया गया था। और कभी भी पूछेगा कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था तो आप याद रखेंगे ऑटो हॉर्न। ठीक है, ऑटो हॉर्न ने आविष्कार किया था। कब किया था? डेट आपसे पूछेगा तो 1939 ईस्वी में देखिए इसका जो कि आविष्कार किया गया था ऑटो हॉर्न के जरिए। तो गाइस इसी तरह देखिए लगातार केमिस्ट्री के पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को मैं लगातार कवर करूंगा तकरीबन 200 MCQ में, जो कि अपकमिंग रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। लगातार लेसन्स में इसमें कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, अच्छा लगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।